आज पूरी दुनिया के छात्र पढ़ाई के लिए भले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया से छात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत आते थे। लंदन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 वर्ष पहले भारत में मौजूद एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर पढ़ने के साथ ही छात्रों के लिए हॉस्टल और आचार्यों के लिए आवास की सुविधा थी, जिसमें गणित, विज्ञान और खगोल शास्त्र जैसे विषयों का अध्यापन होता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे प्राचीनतम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा की। आज के इस ऐतिहासिक एपिसोड में हम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को जानेंगे, उसके तत्कालीन व्यापक प्रभावों पर चर्चा करेंगे और अंत में यह भी समझेंगे कि क्यों एक आक्रमणकारी के सनक ने भारत की अद्वितीय धरोहर को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार, आप सभी का इस ऐतिहासिक एपिसोड में स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। दरअसल गुप्त राजवंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था, जो तत्कालीन समय में दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां एक समय में दुनिया के करीब 10,000 छात्र एक परिसर में रहते हुए अध्ययन करते थे। करीब 90 लाख किताबों की लाइब्रेरी से परिपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय विज्ञान, खगोलशास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, योग और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में सिरमौर संस्थान था। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक रहा नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक लाल ईंटों का खंडहर बनकर रह गया था। वह अपने पुराने वैभव की राह निहार रहा था। यह स्थापत्य कला का भी अद्भुत नमूना था, जिसमें 300 से ज्यादा कमरे और 7 बड़े हॉल शामिल थे। यहाँ इस्तेमाल हुए प्लास्टर की तकनीक ने थाईलैंड की स्थापत्य कला पर असर डाला, जबकि धातु कला तिब्बत और मलय प्रायद्वीप तक पहुंची। जैसे आज के समय में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही नालंदा में प्रवेश पाना बेहद कठिन था। यहाँ पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को नालंदा के शीर्ष प्रोफेसरों के साथ मौखिक साक्षात्कार में शामिल होकर अपने ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता था। जो लोग अपने तार्किक कौशल और अद्भुत प्रतिभा को सिद्ध कर पाते थे, उन्हीं में से कुछ को इस प्रतिष्ठान में पढ़ने का अवसर मिलता था, जहाँ पर प्रतिष्ठित विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं जैसे धर्मपाल और शीलभद्र द्वारा पढ़ाया जाता था। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट भी यहाँ से संबद्ध थे, जिन्होंने शून्य को एक अंक के रूप में पहली बार मान्यता दिया था। शून्य की खोज ने गणितीय गणनाओं को सरल बनाया, जिससे अलजेब्रा और कैलकुलस जैसे अधिक जटिल गणित को विकसित करने में मदद मिली। अगर शून्य की खोज नहीं होती तो आज हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं होते। आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान में भी अहम योगदान था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। उनके इस काम ने भारत ही नहीं, पूरे अरब प्रायद्वीप में गणित और खगोल विज्ञान के विकास में अहम योगदान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा और दर्शन का प्रचार करने के लिए नियमित तौर पर अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे स्थानों पर भेजता था। प्राचीन सांस्कृतिक आदान प्रदान की वजह से बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलने और स्थापित होने में मदद मिली। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। उन्होंने केवल भ्रमण करने के बजाय लंबे समय तक यहाँ रहकर अध्ययन किया और बाद में इस विद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया। 630 ईस्वी में भारत आए ह्वेनसांग 645 ईस्वी में जब चीन लौटे तो वह अपने साथ नालंदा से 657 बौद्ध ग्रंथों को लेकर गए। ह्वेनसांग को दुनिया के सबसे प्रभावशाली बौद्ध विद्वानों में से एक माना जाता है। इन ग्रंथों में से बहुतों का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में नालंदा विश्वविद्यालय के अपने अनुभवों को साझा किया था। उनके जापानी शिष्य दोसो ने बाद में इसे जापानी भाषा में अनुवाद करके बौद्ध धर्म का जापान में प्रसार किया, जहां एक मुख्य धर्म बन गया। यही वजह है कि ह्वेनसांग को बौद्ध धर्म को पूर्व के देशों में पहुंचाने वाले बौद्ध भिक्षु के रूप में याद किया जाता है। जैसे जैसे भारत में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे स्थापत्य और प्राचीन ग्रंथों को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास जारी रहा। चूंकि ये लुटेरे यहाँ पर डाकुओं की भांति आते थे और अपनी इच्छा से प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न करते थे, वह तत्कालीन समय में भारत में राज कर राजाओं में आपसी मतभेद और दुश्मनी ने इन लुटेरों के लिए उपजाऊ भूमि तैयार किया, जिसका लाभ उठाकर इन्होंने भारत पर राज करने का प्रयास किया। ऐसे ही एक आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी, जिसने भारत की इन रिच कल्चरल सिविलाइजेशन को नष्ट करने के लिए 1190 के दशक में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, वहां पर तोड़फोड़ मचाया और अंततः 90 लाख से अधिक पांडुलिपियों से सुसज्जित दुनिया की सबसे बड़ी 9 मंजिला लाइब्रेरी में आग लगवा दिया। इतिहासकार कहते हैं कि यह लाइब्रेरी लगभग 3 महीने तक जलती रही। वहां के बौद्ध भिक्षु, आचार्य और छात्र जो भी पांडुलिपि लेकर भाग पाए, इन्हें अब अमेरिका के लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में देखा जा सकता है। वहीं मुट्ठी भर पुस्तकों से दुनिया भर में तत्कालीन समय के गौरवगान का अंदाजा लगाया जा सकता है। महान तिब्बती गुरु दलाई लामा ने भी एक बार कहा था कि हमारे पास जो भी ज्ञान है उसका स्रोत नालंदा से आया है। नालंदा के पतन के लगभग 6 शताब्दियों बाद इस स्थल की खोज और रिपोर्ट सबसे पहले सर फ्रांसिस बुकानन ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के पहले 1915 से 1937 तक और स्वतंत्रता बाद वर्ष 1974 से 1982 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थल की व्यवस्थित रूप से खुदाई किया गया।
यह बात है साल 2006 की, जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिहार गए हुए थे। उसके बाद उनका नालंदा विश्वविद्यालय जाने का कार्यक्रम था। इसी समय पूर्व राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की बात कही थी। इस बात को मुख्यमंत्री ने विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन में रखा और अंततः वर्ष 2014 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के पुनः निर्माण की नींव रखी। यूनेस्को द्वारा नालंदा के बचे अवशेषों को 15 जुलाई 2016 को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। बीबी जोशी द्वारा डिजाइन किए गए 455 एकड़ में फैले नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर में कुल 221 संरचनाएं हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि वर्तमान समय में इसमें 10 से अधिक देशों के 400 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस परिसर को तैयार करने में जलवायु परिवर्तन का विशेष महत्व रखा गया है। यह पूर्णतया नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है, अर्थात जीरो वेस्ट एंड फुली वेस्ट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा उद्घोष है इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। प्रिय साथियों, आप नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के बारे में क्या सोचते हैं और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।